हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। ये बहुत ही कमाल का वीडियो होने वाला है क्योंकि इसमें हम शुरू करने वाले हैं कोलाइड। कोलाइड जो है वो टॉपिक प्रस रसायन के आगे के पूरे चैप्टर का भाग है। मतलब प्रस रसायन को अगर आप दो पार्ट में बांटते हो तो पहला पार्ट इसके पहले वाले 5-6 वीडियो में खत्म हो चुका है। अब इस वीडियो से इस प्रस रसायन का दूसरा पार्ट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजेदार है, प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ है, आसानी से समझ में आएगा और पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। ध्यान से देखिएगा, शुरू करते हैं। तो भाई साहब, जब कोलॉइड की बात होती है तो कोलॉइड के बारे में सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोलॉइड एक पदार्थ नहीं है। कोलॉइड कोई पदार्थ नहीं होता है। कोलॉइड एक पदार्थ की अवस्था है जिसमें अंदर जो चीज मेन है वो है अणुओं का आकार। मतलब ये एक पदार्थ की अवस्था है जो अणुओं के आकार पर निर्भर करती है। अब कहने का मतलब क्या है, उसके लिए मैं आपको 3 बातें बताता हूं, ध्यान से सुनना। पहली बात, हम एक इस तरह का पदार्थ देखते हैं जिसमें आपने नमक और पानी का घोल बना रखा है। तो नमक और पानी के घोल में अगर ध्यान से देखा जाए तो जो नमक के कण हैं उनका आकार होता है, जो कणों का आकार है इस घोल में वो है 1 नैनोमीटर से कम। नैनो का मतलब होता है 10 की घात -9, तो 10 की घात -9 मीटर से कम होता है कणों का आकार। अब अगर आप एग्जांपल लेते हो मिट्टी प्लस पानी, तो मिट्टी प्लस पानी में क्या होता है, जो कणों का आकार है, मतलब जो मिट्टी के कणों का आकार है वो कणों का आकार होता है 1000 नैनोमीटर से ज्यादा। मिट्टी प्लस पानी में जो कणों का आकार है मिट्टी का वो कितना होता है, 1000 नैनोमीटर से ज्यादा। और अगर मैं आपके सामने लूं दूध, रक्त, क्रीम, कॉस्मेटिक की जो क्रीम आती है जो हम चेहरे पे पोतते हैं, वो दूध, रक्त, क्रीम, इन सब के अंदर अगर अपन कणों का आकार देखें तो कणों का आकार होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच। तो कणों के आकार के आधार पर मैंने 3 एग्जाम्पल दिए। पहला नमक प्लस पानी, जिसके अंदर जो कणों का आकार है वो 1 नैनोमीटर से कम है। दूसरा मैंने आपको दिया दूध, रक्त, क्रीम, इन सब के अंदर जो कणों का आकार है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच है। और तीसरा मैंने आपको दिया मिट्टी प्लस पानी, इसके अंदर जो कणों का आकार है वो 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है। तो इस तरह के मिश्रण को अगर आप देखें तो ये मिश्रण समांगी है। समांगी का मतलब क्या होता है, हर जगह एक समान प्रावस्था होती है। जैसे मान लो आपने एक गिलास लिया, उसमें पानी भरा, उसमें नमक मिलाया, नमक मिलाने के बाद आपने उसको घोला, घोल करके आप ऊपर से टेस्ट करो, बीच में से टेस्ट करो, नीचे से टेस्ट करो, नमक हर जगह आपको एक जैसा प्रतीत होगा क्योंकि नमक जो है पानी में एक समान रूप से घुल जाता है। इसको अपन बोलते हैं समांगी। दूसरी बात, इधर देखते हैं, ये विषमांगी होता है। आप अगर रक्त को देखो तो रक्त के अंदर हर जगह एक जैसी स्थिति नहीं होती है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये सब किसमें उपस्थित होती है, रक्त के अंदर। परंतु ऐसा नहीं है कि हर जगह आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट जो है वो एक समान मात्रा में मिलेगी। दूसरी बात, क्रीम को देखो आप, क्रीम में भी ऐसा जरूरी नहीं होता है कि अगर उसके अंदर बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं तो हर जगह आपको सारी चीजें एक समान प्रावस्था में मिले, जैसे यहां पे हो रहा है, हर जगह से टेस्ट करो सेम आए, ऐसा नहीं होता है। तो ये जो है ये विषमांगी होता है। इधर आते हैं मिट्टी प्लस पानी। मिट्टी प्लस पानी में तो आपको अच्छे से पता है कि मिट्टी नीचे बैठ जाती है, पानी ऊपर आता है बेचारा, तो ये भी क्या होता है अपने आप में विषमांगी। तो जो आपका नमक प्लस पानी है वो समांगी मिश्रण है। दूध, रक्त, क्रीम, देखने में तो ऐसा लगता है कि ये समांगी है,
परंतु इनको अगर बहुत गौर से देखा जाए तो इनके अंदर अपन अंतर कर सकते हैं कि अलग अलग जगह पर जो मिश्रण है उसमें अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग प्रावस्था देखने को मिलती है। इसका मतलब ये भी कैसा है, विषमांगी। और ये तो साफ साफ विषमांगी दिखता ही है, क्योंकि मिट्टी प्लस पानी के घोल को आपने देखा होगा, मिट्टी नीचे बैठी होती है, पानी ऊपर होता है। इसका मतलब ये साफ साफ क्या है, विषमांगी है। अब दूसरी बात, इसके जो कण हैं उनको आप अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। आप गिलास के अंदर अगर शक्कर को घोल चुके हो, नमक को घोल चुके हो, उसको आप देखोगे तो वो आपको नजर नहीं आएगा। तो इसको और इनको अति सूक्ष्मदर्शी से देखना भी कठिन है। मतलब नमक प्लस पानी जैसा मिश्रण जो होता है या नमक प्लस पानी जैसा जो बन रहा है उसको अपन नंगी आंखों से नहीं देख सकते, नमक को घुल जाता है अच्छे से, और अति सूक्ष्मदर्शी से देखना भी कठिन होता है। अब आते हैं इधर, आप रक्त को देखोगे तो रक्त में नंगी आंखों से आपको प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी नहीं दिखेगी, परंतु अति सूक्ष्मदर्शी से देखोगे तो आपको उसके अंदर लाल रक्त कणिकाएं अलग दिखेंगी, प्लेटलेट्स अलग दिखेंगी, डब्ल्यूबीसी अलग दिखेंगी। तो इनको नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, परंतु किससे देख सकते हैं अपन, अति सूक्ष्मदर्शी से। लिख देता हूं इस बात को। ठीक है, नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, परंतु अति सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। और मिट्टी और पानी के घोल में तो मिट्टी नंगी आंखों से दिखती है, साफ साफ दिखती है, तो इसको नग्न आंखों से देखा जा सकता है। तो अति सूक्ष्मदर्शी की जरूरत ही नहीं है, नंगी आंखों से दिख जाएगा। तो मैंने आपको 3 उदाहरण दिए और 3 अलग अलग उदाहरण देकर के मैंने आपको जब बताया तो इस उदाहरण में आपने समझा कि समांगी मिश्रण होता है, नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है, अति सूक्ष्मदर्शी से देखना भी कठिन है, और कणों का आकार होता है 1 नैनोमीटर से कम। अगर कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में है तो आप ये देखते हो कि ये होता है विषमांगी। दूध, रक्त, क्रीम जो है विषमांगी उदाहरण है। दूसरा, इनको नंगी आंखों से नहीं देख सकते, परंतु अति सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। और अगर इनको नंगी आंखों से देखना है तो उसके लिए खास ट्रिक होती है जो आने वाले वीडियो में बताऊंगा। अब इधर आते हैं, मिट्टी प्लस पानी, कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है, विषमांगी होता है और इनको नंगी आंखों से आराम से देखा जा सकता है। ये 3 प्रकार के आपने देखे। अब देखिए दोस्तों, कणों के आकार के आधार पर ये 3 प्रकार के हो गए। अगर कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम है तो उसे विलयन कहा जाता है। अगर कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच है तो उसे कोलोइड कहा जाता है, जो आप पढ़ने वाले हो। और अगर कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है तो उसे निलंबन कहा जाता है। मतलब जो विलयन है, जो कोलाइड है और जो निलंबन है, उनमें सबसे बड़ा अंतर किसके आधार पे होता है, कणों के आकार के आधार पे होता है। अब इसको तो अपन सीधा सीधा कैंसिल कर देते हैं क्योंकि ये तो टिकता ही नहीं है। अगर आप देखो तो आपने अगर मिट्टी को पानी में घोला तो मिट्टी थोड़ी देर में नीचे आके बैठ जाएगी, बात खत्म। तो ये टिकता ही नहीं है, इसलिए इससे में ज्यादा मतलब नहीं है। परंतु इन दोनों की बात करें तो अगर आपने नमक को पानी में घोल रखा है तो ये टिकेगा काफी समय तक, बहुत लंबे टाइम तक वो ऐसे कैसा पड़ा रहेगा। दूसरी बात, यहां देखें, हमारा रक्त है, दूध है, क्रीम है, ये काफी लंबे समय तक पड़ी रहती है। और ये रक्त, क्रीम या दूध में जो भी अंदर है कण जिनका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर है, वो जमीन पर नहीं बैठते हैं। ग्लास के अंदर दूध को रख दोगे तो ऐसा नहीं होगा कि जो भी प्रोटीन है वो सारा नीचे आके बैठ जाएगा।
तो जो प्रोटीन का अणु है उस प्रोटीन के अणु का आकार इतना बड़ा नहीं है कि वो नीचे बैठ जाए, परंतु इतना छोटा भी नहीं है कि वो क्या बनाए, विलयन। तो विलयन और कोलॉइड में सबसे बड़ा अंतर होता है कणों के आकार के आधार पर। कणों का आकार कोलॉइड में इतना छोटा भी नहीं होता कि वो विलयन बनाए, इतना बड़ा भी नहीं होता कि वो निलंबन बनाए, उसमें बीच बीच का है, इसलिए वो विषमांगी भी है। ठीक है, और इसको अपन गुरुत्वाकर्षण बल की सहायता से नीचे नहीं बिठा सकते। जैसे दूध को आपने गिलास में रख दिया और आप वेट कर रहे हो कि प्रोटीन भाई साहब नीचे आके बैठेंगे, ऐसा नहीं होगा। परंतु यहां पे आप गुरुत्वाकर्षण की सहायता से अलग कर सकते हो। मिट्टी को लो, पानी में घोलो, चम्मच से हिलाओ और छोड़ दो, अपने आप मिट्टी थोड़े टाइम में नीचे बैठ जाएगी। तो इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर क्या है, इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर है आकार का। इसका आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है और इसका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, ना तो 1000 से ज्यादा ना 1 नैनोमीटर से कम, क्योंकि 1000 से ज्यादा पे बन जाएगा निलंबन और 1000 से कम पे बन जाएगा विलयन। ठीक है, अब इन कणों का आकार कितना है यह समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो आप एक घन है, आपके पास घन जानते हो ना, क्यूब। आपके पास एक ऐसा घन है जिसकी सारी भुजाएं हैं 1 सेंटीमीटर। तो इस घन के आप 10 की घात 12 टुकड़े कर दीजिए। आपके पास 1 सेंटीमीटर भुजा का एक घन है, उस 1 सेंटीमीटर भुजा के घन के आप 10 की घात 12 टुकड़े कर दीजिए। मतलब इसको काट काट के कितने टुकड़े बना दीजिए, 10 की घात 12 टुकड़े। तो जो एक टुकड़ा आएगा 10 की घात 12 टुकड़ों में, जो एक टुकड़ा है उस एक टुकड़ा का जो आकार है वो लगभग 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा। फिर से एक बार, आपके पास अगर 1 सेंटीमीटर आकार का 1 सेंटीमीटर भुजा का कोई घन है तो इसके 10 की घात 12 टुकड़े कर दीजिए। वो 10 की घात 12 टुकड़े 10 की घात 12 कोलाइडी कणों की तरह व्यवहार करेंगे। मतलब एक कण जो होगा इनमें उसका आकार लगभग 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि कोलाइडी कण कितने छोटे होते हैं। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया। बस याद रखना, विलयन और कोलाइड में जो सबसे बड़ा अंतर है वो अंतर होता है कणों के आकार का। कणों का आकार अगर 1 नैनोमीटर से कम है तो विलयन होगा, 1 नैनोमीटर से 1000 के बीच में है तो कोलॉइड होगा। दूसरी बात, यहां जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसको विलेय कहते हैं, और जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसको विलायक कहते हैं। और विलेय प्लस विलायक मिलकर बनाते हैं विलयन। यहां पे विलेय को बोलते हैं, यहां पर विलेय को बोलते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था। मतलब यहां पे विलेय क्या कहलाता है, परिक्षिप्त प्रावस्था, और विलायक क्या कहलाता है, परिक्षेपण माध्यम। और जब एक परिक्षिप्त प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम में जोड़ा जाता है तो उससे क्या बनता है, कोलॉइड। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे वहां पे विलेय होता है जो कम मात्रा में उपस्थित है, विलायक ज्यादा मात्रा में है, विलेय को विलायक में मिलाने से विलयन बनता है, बिल्कुल वैसे यहां जो कम मात्रा में है वो है परिक्षिप्त प्रावस्था विलेय, और जो ज्यादा है वो है परिक्षेपण माध्यम। तो परिक्षेपण माध्यम को अगर आप समझो तो जैसे वहां विलायक होता है वैसे यहाँ पे है परिक्षेपण माध्यम। और परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम को मिला करके किसका निर्माण होता है, कोलॉइड का निर्माण होता है। इससे हमें कोई मतलब है नहीं। अब जो भी कहानी चलेगी वो इसके ऊपर चलेगी। दो बातें याद रखना, परिक्षिप्त प्रावस्था विलेय होता है, परिक्षेपण माध्यम विलायक होता है। इन दोनों को मिलाने से कोलॉइड बनता है और आकार कितना होता है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच। अब इन तीनों के अंतर को आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपके कोलॉइड के वर्गीकरण पे बात करेंगे। अब दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं कोलॉइडों का वर्गीकरण। कोलॉइडों का जो वर्गीकरण है उसके कुछ मापदंड हैं, मतलब कुछ आधार हैं जिन पर हम कोलॉइडों का वर्गीकरण करते हैं। उस आधार में पहला आधार हम ले रहे हैं परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर। देखो, परिक्षिप्त प्रावस्था का सिंपल मैंने आपको बताया, इसका मतलब होता है विलेय। परिक्षेपण माध्यम, इसका मतलब होता है विलायक। तो इसको मिलाने वाले हैं इसमें,
और भौतिक अवस्था का मतलब क्या है, देखो आपके पास कौन कौन से केस हो सकते हैं। आपका परिक्षिप्त प्रावस्था है जिसको मिलाना है, परिक्षेपण माध्यम है जिसमें मिलाना है, तो ये ठोस द्रव गैस हो सकता है, ऐसे ये ठोस द्रव गैस हो सकता है। तो वो सारे पेयर जितने भी बन सकते हैं वो आपके सामने बनाए हुए हैं और इस आधार पे होता है वर्गीकरण। ये पहला आधार है जो अपन इस वीडियो में पढ़ रहे हैं, दूसरा और तीसरा अगले वीडियो में आएगा। देखो हम पहले ले लेते हैं कि हमारी परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस है, तो परिक्षेपण माध्यम में क्या क्या ऑप्शन है, ठोस को ठोस में मिला लो, ठोस को द्रव में मिलाओ, ठोस को गैस में मिलाओ। फिर हम ये मान लेते हैं कि हमारा परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव है, फिर तीन ऑप्शन है, द्रव को ठोस में मिलाओ, द्रव को द्रव में मिलाओ, द्रव को गैस में मिलाओ। फिर हम मानते हैं कि हमारा जो परिक्षिप्त प्रावस्था है वो गैस है, क्या क्या ऑप्शन है, गैस को ठोस में मिलाओ, गैस को द्रव में मिलाओ। तीसरा ऑप्शन जो आता है वो हो सकता है कि गैस को गैस में मिलाओ। तो गैस को गैस में मिलाना यहां पे नहीं आएगा, क्योंकि जब भी एक गैस को दूसरी गैस में मिलाया जाता है तो वो बनता है समांगी मिश्रण। कैसा बनता है, समांगी मिश्रण बनता है। और समांगी मिश्रण जो है वो आपका कोलोइड नहीं होता, क्योंकि कोलोइड क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। तो ये जो एक चीज है गैस के अंदर गैस, ये आपको इसके अंदर नहीं मिलेगा। पेयर बनेंगे 8, ठोस 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 द्रव ठोस गैस, द्रव ठोस द्रव 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 गैस, गैस ठोस गैस द्रव। गैस गैस आपको नहीं मिलेगा क्योंकि वो समांगी मिश्रण है, और समांगी मिश्रण आपका कोलोइड नहीं होता है, कोलोइड विषमांगी होता है, इसलिए ये पेयर हट जाता है। अब एक एक करके समझाता हूं। पहला, याद रखना परिक्षिप्त प्रावस्था को मिलाया जाता है परिक्षेपण माध्यम में। शुरू करते हैं, ठोस को मिलाना है ठोस में। और कोलोइड की एक और बात है, कोलोइड में कणों का आकार होता है 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में, ये आप बात याद रखना। तो ठोस को ठोस में मिलाना है। जब भी आप ठोस को ठोस में मिला करके कोलोइड बनाते हो तो उसको अपन बोलते हैं ठोस सॉल। तो जब ठोस होता है परिक्षिप्त प्रावस्था, उसको मिलाया जाता है ठोस परिक्षेपण माध्यम में, तो जो कोलोइड बनता है उसका नाम है ठोस सॉल। उदाहरण देता हूं, कुछ रंगीन कांच, रत्न, रत्न बोले तो जेमस्टोन। जेमस्टोन देखो मैंने भी एक पेन रखा है, तो ये मैंने 3 जेमस्टोन पेन रखे हैं। तो ये जो 3 जेमस्टोन हैं ये आपके क्या कहलाते हैं, ठोस के अंदर ठोस। मतलब एक ठोस के अंदर दूसरा ठोस इस प्रकार रहता है कि वो क्या बनाता है, कोलोइड। और एक जेमस्टोन आपके स्क्रीन पर आ रहा है वो है ओपल। अब उस ओपल को देखो, उसके अंदर परिक्षिप्त प्रावस्था जो है, परिक्षिप्त प्रावस्था वो अलग अलग रंग की है, अलग अलग रंग के बारीक बारीक आपको उसके अंदर स्टोन दिख रहे होंगे, और वो सारे के सारे किसके अंदर हैं, एक ठोस परिक्षेपण माध्यम में। सफेद कलर का एक ठोस परिक्षेपण माध्यम है, उसके अंदर अलग अलग रंग के जो है परिक्षिप्त प्रावस्था है। तो ठोस में क्या मिला हुआ है, ठोस, इसलिए इसको बोलते हैं ठोस सॉल्व। उदाहरण है रंगीन कांच या रत्न, रत्न बोले तो जेमस्टोन। सेकंड, ठोस द्रव के अंदर, जब ठोस को द्रव के अंदर मिलाकर के हम कोलोइड को तैयार करते हैं तो उसको बोलते हैं सॉल। ये नाम याद करना जरूरी है, उसको बोलते हैं सॉल। उदाहरण है पेंट। पेंट कैसे बनता है, एक लिक्विड होता है, उस लिक्विड के अंदर डाई मिलाते हैं। डाई बोले तो रंजक। डाई मतलब जैसे बालों में करने की डाई आती है ना, तो बालों में करने की डाई आती है, उसका पाउडर होता है ठोस। ये देखो, उसको किसमें मिलाते हैं, पानी में, या उसका जो लिक्विड आता है उसके अंदर। तो ठोस को मिला रहे हैं द्रव में, और जो बनता है वो होता है पेंट, और ये कहलाता है आपका सॉल। और कोशिका का तरल, कोशिका के तरल में आप जानते हो काफी सारी चीजें होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये होता है गोल्गी अपैरेटस होता है, पता नहीं क्या क्या होता है। तो वो सब ठोस जो है वो एक द्रव के अंदर है। कोशिका के तरल में जो भी ठोस आपके कोशिका के अवयव है वो किसके अंदर है, द्रव के अंदर है। तो ये आपका कहलाता है सॉल। तीसरा, ठोस गैस के अंदर। इसका क्या मतलब है, मिट्टी के बारीक बारीक कण जो है वो क्या है, ठोस है। ये जो हमारा वायुमंडल है ये कैसा है, गैसी है। तो हमारे वायुमंडल को आप मान लो परिक्षेपण माध्यम, और उसके अंदर क्या क्या आकर के फिट हो गए हैं, ठोस। ठोस बोले तो धुआं, मिट्टी का धुआं। तो मिट्टी जो है वो मिट्टी जाकर के जब हवा में घुलती है तो उससे बनता है एरोसॉल, और उदाहरण हो गया धुआं या धूल। तो धूल के अंदर क्या होता है, धुएं के अंदर क्या होता है, आपका ठोस मिट्टी जो है वो वायुमंडल की गैसों में मिल जाती है और क्या बनाती है, एक कोलोइड, जिसका नाम क्या है, एरोसॉल। अब आता है सेकंड, ये वाला केस, द्रव ठोस के अंदर।
आप जेल को देखो, कभी पनीर को देखो, जेली को देखो। जो पनीर होता है, उस पनीर पनीर होता है ठोस, और उस पनीर के अंदर क्या मिला हुआ होता है? द्रव मिला हुआ होता है। जेल को देख लो आप, जेली को देख लो, जो जेली बच्चों के खाने की आती है, वो जेली कैसी होती है? ठोस होती है। उसके अंदर क्या मिला हुआ होता है? द्रव मिला हुआ होता है। जब उसको अपन खाते हैं तो अपन को एहसास होता है कि इस ठोस चीज के अंदर एक द्रव जैसा कुछ है, तरल जैसा कुछ है। तो यहां पे आपका द्रव मिला हुआ होता है ठोस के अंदर, उसको कहते हैं जेल। उदाहरण है पनीर या फिर जेली। अब आता है द्रव के अंदर द्रव। द्रव के अंदर द्रव मिलाकर के जब आप कोलोइड बनाते हो तो इसको बोलते हैं इमल्शन या पायस। जैसे कि दूध, दूध के अंदर काफी सारे तरल पदार्थ होते हैं, तो तरल के अंदर तरल मिलके क्या बना रहा है? आपका कोलोइड, तो इसको बोलेंगे इमल्शन। बालों की क्रीम, बालों की क्रीम में 2-4 लिक्विड मिक्स होते हैं, तो जो 2-4 द्रव मिलकर के आपस में क्या बनाते हैं? बालों की क्रीम बनाते हैं। तो वो क्या है? द्रव का द्रव में कोलोइडी विलयन, उसको हम कहते हैं इमल्शन। जैसे पानी में तेल, तेल में पानी, अगर पानी में तेल मिलाओगे आप तो जो तैयार होगा वो भी क्या है? इमल्शन। तेल में पानी मिलाओगे, तैयार होगा वो क्या है? इमल्शन। तो परिक्षिप्त प्रावस्था भी द्रव है, परिक्षेपण माध्यम भी द्रव है। द्रव गैस के अंदर, द्रव गैस के अंदर, बादलों के अंदर एक गैस का गुब्बारा होता है बादल, और उसमें पानी भरा हुआ होता है। तो गैस के अंदर कौन भरा हुआ है? द्रव। द्रव भरा हुआ है गैस के अंदर, इसको बोलते हैं एरोसॉल। और यह कहलाता है, उसका उदाहरण है बादल या फिर कोहरा। कोहरे में क्या होता है? कोहरे के अंदर काफी सारे वायुमंडल की जो गैस होती है उसके अंदर द्रव आकर के जुड़ जाते हैं, जैसे पानी की छोटी छोटी बूंदें। तो पानी की छोटी छोटी बूंदें जब वायुमंडलीय गैसों से मिल जाती हैं तो क्या तैयार होता है? आपका कोहरा तैयार होता है। उसमें गैस के अंदर कौन आके मिल गया है? द्रव। अब 7th देखो, गैस ठोस के अंदर। गैस को मिलाना है ठोस में। आपने फोम रबर देखा है और प्यूमिस पत्थर देखा है? ये दोनों के दोनों स्क्रीन पे आपके आ रहे हैं एक एक करके। तो जो फोम रबर होता है, फोम रबर के अंदर इस तरह की फोम होती है जिसके अंदर हवा भरी हुई होती है। तो फोम क्या है? ठोस, जिसके अंदर क्या भरी हुई है? गैस। तो इसको बोलते हैं ठोस सॉल, और उदाहरण होता है फोम रबर या प्यूमिस पत्थर। प्यूमिस पत्थर जो हम लोग एड़ी साफ करने के लिए काम में लेते हैं, स्क्रीन पर आ रहा है। इसके अंदर देखो, ये ठोस है और बारीक बारीक इसमें छेद है, उस छेद में क्या जा सकती है? गैस जा सकती है। तो प्यूमिस पत्थर जो है वो आपका गैस होती है उसमें, ठोस के अंदर। तो जो ठोस है वो प्यूमिस पत्थर है और उसमें अंदर गैस है, तो वो कहलाएगा ठोस सॉल। उदाहरण है आपका फोम रबर या फिर प्यूमिस पत्थर। गैस द्रव के अंदर, साबुन के झाग। साबुन के झाग द्रव होते हैं या फैन। समुद्र के अंदर आप जब अगर किसी बीच पर जाओगे तो झाग आते हैं, उन झाग में क्या होता है? उन झाग में एक तो द्रव होता है, परिक्षेपण माध्यम, और गैस जो है वो क्या होती है? परिक्षिप्त प्रावस्था। तो गैस को मिलाया हुआ है द्रव के अंदर, इसको बोलते हैं फोम, और उदाहरण है साबुन के झाग या फिर फैन। तो ये आपको मैंने समझाया कि अलग अलग परिक्षिप्त प्रावस्था, अलग अलग परिक्षिप्त प्रावस्था और अलग अलग परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था का, भौतिक अवस्था का मतलब ये होता है ठोस द्रव गैस। तो इन दोनों की भौतिक अवस्था के आधार पे इतने प्रकार के आपके कोलोइड हो सकते हैं, और उनके ये उदाहरण हैं। सारे उदाहरणों को मैंने आपको समझाया। और इसमें एक और बात याद रखनी है कि गैस के अंदर गैस इसमें नहीं आता है, क्योंकि गैस के अंदर गैस एक समांगी मिश्रण है और कोलोइड जो है वो विषमांगी है, तो ये पेयर इसके अंदर कैंसिल हो जाता है। तो ये पहले आधार पर, पहले मापदंड पर आपने पढ़ लिया कोलोइडों का वर्गीकरण। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग दूसरे आधार पर अध्ययन करेंगे, और वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा कोलोइड का। इस वीडियो में मैंने केवल इंट्रोडक्शन दिया है। बस याद रखें दो बातों को, कि जो कोलोइड है उसमें जो आकार होता है कणों का, वो होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में। कोलोइड विषमांगी होता है, नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता डायरेक्टली, एक ट्रिक होती है बाद में सिखाऊंगा, उससे देख सकते हो। और इसके अंदर काफी लंबे समय तक छोड़ देने पर नीचे आकर के नहीं बैठते हैं कण, और ये विलयन से अलग है क्योंकि वो काफी छोटे कण हैं। ये निलंबन से अलग है क्योंकि निलंबन में काफी बड़े कण होते हैं। तो ये बीच का है, ना 1 से बड़ा 1000 से छोटा, 1 से बड़ा 1 नैनोमीटर से बड़ा आकार, 1000 से छोटा। तो ना तो निलंबन में आता है ना ये विलयन में आता है। फिर इसके अंदर जैसे वहां विलय विलायक होते हैं, यहाँ पे होता है परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम। फिर आपको पढ़ाया वर्गीकरण, अलग अलग परिक्षिप्त प्रावस्था पर और अलग अलग परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था पर अलग अलग प्रकार के कोलोइड बनते हैं, जिनके उदाहरण मैंने आपको दिए। ये सब वो हैं जिनमें कणों का आकार 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में है। ये आपका विलायक मान लो, इसके अंदर ये सब लोग मिले हुए हैं।
डेली लाइफ के एग्जाम्पल हैं, लिंक करना चाहो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देखो हमारे डेली लाइफ में कितने सारे कोलॉइड हैं, इसलिए ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चैप्टर को पढ़ाया जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री के ऐसे वीडियो मंडे से लेकर फ्राइडे तक हर शाम 6 बजे मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो आने वाले वीडियोज़ में हम लोग और डिस्कस करेंगे। और यहाँ तक आप एक बार देख करके नोट्स बना लीजिए। डायरेक्ट नोट्स चाहिए तो आप नीचे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ आपको न्यूमेरिकल के नोट्स भी मिलते हैं। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डे नोटिफिकेशंस। थैंक यू।